तो बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। ऐसा लगा उनको कुछ बड़ी नायाब चीज़ मिल गई ज़िंदगी में। हाँ, फहमीदा जी को। तो तो मैंने कहा पन्ना कुर्सी एक ले आओ। तो एक कुर्सी ऐसी सिंपल सी लकड़ी वाली और ला के उसने रखा उनके सिरहाने, और मुझे भी एक स्टूल दिया। और जैसा प्रोग्राम था, पन्ना ने चाय वाय सब बना रखी थी। तो फिराक साहब उस वक्त हमें ऐसा लगता है कुछ सुनने में भी थोड़ा सा वो ऊंचा सुनने लगे थे। तो फिर से उनको और भूलने की आदत जी। काफ़ी बढ़ गई थी। तो पन्ना ने कहा कि साहब ये वकील साहब हैं और ये पाकिस्तान से आई हैं। तो फिराक साहब बोले इन क्यों आई हैं, इनका क्या काम है, मेरे पास क्यों आई हैं, इनसे मेरा क्या काम। मैंने कहा जनाब ये आपको आपसे सलाम करना चाहती थी, देखना चाहती थी, आपके बारे में बहुत सुना है, आपके ऊपर इन्होंने काफ़ी काम किया है। अच्छा तुम ही फहमीदा हो। तो एक वो बुक लाई थी अपनी अच्छा ऑटोग्राफ लेने के लिए, उसके ऊपर तो पेन पन्ना लेके आए। जी। लेकिन अब तक में इनका कुछ मूड थोड़ा सा हल्का सा बदल गया था इतनी देर में भी। तो क्या चाहती हो? क्या उन्होंने कहा चाह कुछ नहीं हुजूर, बस आपसे खैर चाय वाय। बैठना चाहते थे वो कि मुझे उठा के, हाँ, कुर्सी बैठा तो दे। पर हम तो राज जानते थे बैठाने के हाँ। मतलब फिर वो तो अंदर कुछ अंदर तो हाँ। कपड़े उपड़े भी वो। एकदम तो पन्ना ओल्ड ने एज कहा थी। साहब लेटे लेटे बात हो जाएगी। अच्छा। तो दस्तखत उन्होंने कुछ 2-3 जुमले लिखे उनको और चाय वाय पिया। और बड़ी इज्जत से हम लोग फिर वहाँ से बाहर आए। बहुत अच्छे से पूरे घर को उन्होंने देखा। वो ज़माना मोबाइल कैमरे का था नहीं, ये ज़रूर वो कुछ शूट वूट भी कर लेती, फ़ोटो खींच लेती। इसके बाद ये था कि शाम को ही फिर कन्वोकेशन ग्राउंड में यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल के वेस्ट में कन्वोकेशन ग्राउंड था, उसमें ये मुशायरे का प्रोग्राम था। अब जैसे यूनियन हॉल में मेरा एक्टिव पार्ट रहता था, तो मेरे अध्यक्ष थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि अरुण भाई आप फिराक साहब को ले आइएगा। और वाकई में फिराक साहब को संभालना बड़ा मुश्किल काम मुझे लगा। एक तो ज़ईफ़ जी। प्लस वो मूड उनका फ्लक्चुएट होता था। उनको पता था कि मुझे जाना है, और पन्ना ने उनको तैयार किया, ड्रेसअप किया, कुर्ता और पजामा और फिट बिल्कुल करके और छड़ी वड़ी। लेकिन उनको वहाँ अपनी उस बेड से उठ कर के बाहर तक आने में भी तकलीफ़ थी। और बहुत मना उना करके उनको लेकर के आए। तो एक कुर्सी पे बैठाल के, व्हील चेयर वाला वक्त होगा। नहीं व्हील चेयर तो नहीं थी वो, हाँ ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी चलते थे वो खड़े। उन्होंने खड़े होकर मुशायरा या एड्रेस करना चाहा था। बैठने से वो अभी भी जोश था उनके अंदर। हाँ। मतलब मैं सबके सामने मैं अभी इतना वो नहीं हूँ जो मुझे समझ रहे हो। अभी मैं फिराक हूँ, वाह। मेरे अंदर फिराक अभी जिंदा है। हाँ। मसला ये था, ये मत समझो कि मैं खैर। तो ले आए। तो फिर वो एक साहब थे मुस्लिम बोर्डिंग हाउस के सदरुल साहब, सीनियर थे वहाँ के और सोशल सेक्रेटरी भी थे। उनको साथ रखा था मैंने। एक साहब कोई और थे, नाम जहन में नहीं आ रहा है, पुरानी बात हो गई है। लेकिन किसी तरह ले आए। पन्ना ने उनको सपोर्ट दे करके, मेरे पास उस वक्त एम्बेसडर कार होती थी, आज मैंने दिखाया भी कि अभी भी वो घर पे खड़ी है। तो पीछे उनको किसी तरह से लिटा लिया। उसी कार में बैठे थे सर। हाँ। अच्छा। फिराक साहब को लिटा लिया और आगे ये दोनों साहिबान बैठ गए। फिर मैं उनको लेकर के, भाई फिराक साहब जा रहे हैं गाड़ी में, तो फिर कौन रोकने वाला है। और तो मैं एकदम वहाँ तक लेके चला गया जहाँ पे वो स्टेप्स थी। अच्छा कि बिल्कुल और पास है। गाड़ी वहाँ तक लिए चले। हाँ, उसके अलावा इनको चलने में भी दिक्कत थी। हाँ। तो स्टेज के ऊपर बड़े
लगभग सभी हस्तियां बैठी थी। स्टेज ऐसे था फेसिंग, यानी ईस्ट फेसिंग था वो। तो लेफ्ट हैंड पे पूरा यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर्स थी और WH वुमेन्स हॉस्टल की और जो डे स्कॉलर भी थी, बहुत सी लड़कियां, और राइट हैंड पे भी यूनिवर्सिटी के लोग प्लस काफ़ी लोग, कुछ शहर के मानिंद लोग भी इनवाइटीज थे वहाँ पर। वाइस चांसलर साहब थे, एक्स वाइस चांसलर भी थे, महादेवी वर्मा मैम भी आई थी, और फिराज साहब के बगल में आप तशरीफ फरमा थी, फैज़ अहमद फैज़ साहब बैठे थे, और फमीदा रियाज भी थी, उनके हस्बैंड भी थे, कुछ यूनिवर्सिटी के और लोग भी थे, कुछ और लोकल लोग भी थे। और ये हुआ कि वो फिराक साहब को जल्दी से छुट्टी कर दिया जाए। मैंने भी कोशिश की थी कि जल्दी तबीयत पढ़वा अच्छी दिया नहीं जाए। है। अरे पढ़ना क्या था, वो तो कुछ भी बोलते थे, वो पढ़ नहीं जैसा था। हाँ, सही बात। कोई और हो तो पढ़े। हाँ। फिराक साहब तो अगर किसी की तरफ देख लेते थे, कुछ देर तक अगर देख लेते थे, तो वो भी एक शेर था, वो कुछ कह गए वो। हाँ, तो ये कुछ एक दो लोगों ने, पता नहीं क्यों, वो फैज़ साहब से पता नहीं क्या वजह थी, या कभी कभी से मूड होता है उनका। तो माइक जब सामने आया, फिराक साहब नहीं, महादेवी वर्मा को तो उन्होंने बाकायदा, उन्होंने खुद आदाब किया, और इन्होंने उसको आदाब को उनके बाकायदा जवाब भी दिया, बहन की तरह मानते थे। लेकिन फैज़ साहब की तरफ जब देखा इन्होंने तो पता नहीं क्यों फैज़ साहब भी अगल बगल देखने लगे। और जब इनके हाथ में माइक आता है, तो जानते हैं प्रणव जी वो क्या कहते हैं इतनी बड़े मजमे में, अबे फैज़, तू तो सिर्फ फैज़ है, फैज़, लेकिन ये फिराक, इतना जोर से। अब ये भी है कि ये तो गेस्ट हैं, बाहर से आए हैं, और ये फिराक साहब का मूड, अब फिराक साहब तो अपने वो धुन में थे, तो वो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और मज़े की बात ये, जब लोग उनका मजाक उड़ाते थे या कुछ कहते थे छोटी मोटी चीज़ें, तो वो उसको इंजॉय करते थे। ये नहीं कि उनको बुरा लगे। यानी एक इंस्टेंस और मैं अगर याद करूं, हजीला साहब थे, वाइस चांसलर थे, इनके पड़ोसी थे, एक मकान छोड़ के उनका मकान था, उसी बैंक रोड वाले कैंपस में रहते थे। बेटे का उनके एट होम था। फिराक साहब भी गए थे, भाई पड़ोसी थे, और नेवता वगैरह भी जैसे दिया लिया जाता है, वो लिफाफे और वो सब किया उन्होंने, और कुछ हल्की लाइट म्यूज़िक वगैरह बज रही थी। बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, पर यूनिवर्सिटी के लोग काफ़ी थे उसमें। होते होते फिराक साहब ने खाना भी खाया, शिरकत भी की एट होम में, और घर चले गए। 10 बजे करीब 2-3 ईंटें बड़े बड़े अंदर वो आए। ये मूड स्विंग था। और फिराक साहब को तो खराब लगता है ये गाना बजाना, ये वो। और उसके बाद कुछ छोटी मोटी वो जो आप तकिया कलाम वाली बातें होती हैं, बंद करो साला कौन है, ये हो। तो वो लोग घबराए, फौरन वो म्यूजिक बंद की गई, और जल्दी से बाहर निकले। इनके हाथ में देखा 2 ईंटें भी और तैयार थे मारने के लिए। तो वो ऐसे थे फिराक साहब कि वो जल्दी किसी से वो, यानी और बाकी कितनी बातें उनकी की जाएं। उसके बाद भी अक्सर लोग आते थे, कभी इलाहाबाद, कहीं बाहर से, दिल्ली से, कहीं से घूमने के लिए, तो जिक्र तो फिराक साहब का होता ही था। लोग बाद में आए हैं, जब मुझे लगता है कि मेरे को रिलेटिव्स थे, उनका आना हुआ, तो उन्होंने मुझसे कहा, अभी हाल की बात थी, यानी रिसेंटली 4-5 साल पहले, अब तो फिराक साहब नहीं रहे, घर भी बहुत अजीब से हालत में है। हालांकि फिराक साहब के न रहने के बाद ये प्रोग्राम बना था कि एक छोटी सी लाइब्रेरी उनकी याद में बनाएंगे, और उसी घर में सैंक्शन भी हुए थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो प्रोग्राम फिर वो रह गया किसी वजह से। यूनिवर्सिटी ने उसको वही नहीं कुछ किया, मान्यता ही नहीं, लेकिन वो जाहिर है कि वो एक अच्छा सा लाइब्रेरी, कुछ उनकी याद हो जाती, उनकी यादें कुछ हो सकती थी। पर इंशाल्लाह प्रणब साहब ने जो शुरुआत की है
इससे कुछ लोग ज़रूर इलाहाबाद के और उनसे जुड़े हुए लोग आगे बढ़ेंगे। वैसे अक्सर वो जैसे वो कभी कभी रिक्शे को रोकने चलते रिक्शे पे थे। हाँ, बल्कि मज़े की बात थी कि साहब कि एक आध लोगों ने कहा कि कभी जब आप टाइम है आपका उठने का है ही है 8 बजे 9 बजे, तो आप फ़ोन कर दिया करिए, बता दिया करिए या कहलवा दिया करिए, मैं गाड़ी लेके आ जाऊँगा। बोले नहीं, मैं जब रिक्शे पे बैठता हूँ तो रिक्शे पे इसलिए मैं बैठता हूँ कि उस गरीब आदमी की मदद करूँ, वरना मैं पैदल भी आ सकता हूँ, मुझे कोई आने में क्या दिक्कत है, मैं तो गया हूँ कई बार पैदल भी। पन्ना वो सिगरेट वाला एक किस्सा हाँ वो हाँ, ये बहुत मज़ेदार है। फिराक साहब के हाथ में हमेशा सिगरेट रहती थी, मतलब एक बुझी नहीं, दूसरी उन्होंने जलाई। पीते नहीं थे वो। अच्छा। उनका शौक ये भी था कि पिएंगे कम पर ऐसे पकड़े रहेंगे कि उसकी जो ऐश है वो भी नहीं गिरे। तो जो देखने वाले होते थे सामाइन या उनके साथ के लोग, वो शेर शायरी तो सुनते ही थे लेकिन ये भी देखते थे कब गिरेगी, वो गिरती नहीं थी। तवज्जो तो इससे आदमी कितना तवज्जो देता है। तो क्या पन्ना तो बेचारा उनका खिदमतगार, पता नहीं पिछले जन्म का जब का जैसा भी रहा हो, बहुत खिदमत की। तो सुबह सुबह मतलब आँख खुल गई तो सुबह हो गई है। पन्ना तो बेचारा सुबह उठ जाता था 5 बजे, अजान की आवाज़ जब बगल में मस्जिद थी आती थी तो पन्ना उठ जाते थे, अपना काम धाम कुछ ना कुछ करने लगते थे। चाय सबसे पहली चीज़ होती थी, जो कभी दूध हो कभी ना भी हो तो काली चाय भी पीना है, वो भी सब उनके यहाँ सब, यानी कोई ऐसी सख्ती नहीं थी कि अगर दूध नहीं लाए हो तो चलो ये भी हो जाएगा। सिगरेट वो ज़रूर एक सुबह सुबह वो उनको चाहिए होती थी। उस ज़माने में जो सी सिगरेट थी, पर बाहर अक्सर जब जाते थे तो विल्स नेवी कट रखते थे, और अगर कोई उनको बाहर की सिगरेट भी दे, उस ज़माने में जैसे 555 और रॉथ पैंस वो चलती थी, वो पीते वही अपनी ब्रांड थे। और घर में वो कुछ वो 4 मीनार या कुछ ऐसी चीज़ें, पनामा या कुछ ये सिगरेट रहती थी। तो अब जितनी की 10 पैसे की या 6 पैसे की आती रही हो, एक पैकेट उस वक्त सस्ती थी, और रोज़ाना इनको एक सुबह सुबह चाय के साथ चाहिए। फिर उनके और जो दिन वाले कार्यक्रम प्रोग्राम होते थे, तो पन्ना उनका असिस्टेंट था, इतने बड़े पद्मा अवार्ड विनर, सारी चीज़ें, इतने काबिल आदमी, और कोई कमी थी नहीं, किसी तरह की फाइनेंशियली खुश थे। तो उसने क्या किया, उसने एक 5 पैकेट ला के रख लिया, क्योंकि बैंक रोड से लक्ष्मी टॉकीज तक जाना, फिर वो गफ़ार मियाँ की दुकान पे, और वो सुबह इतने खोलना फिर उनको निकालना। वो तो पान की दुकान लगाते थे, वही एक दुकान थी अच्छी, वहीं का ये उन्हीं के यहाँ से ले आओ, कहते भी थे, उनको सब नाम पता होते थे, फलां की जगह से फलां सामान लाओ, फलां जगह फलां सामान लाओ। तो उसने रख लिया। अब ये 10 पैसे दें या कुछ पैसे दें कि ले आओ, तो उसको लगा ये फालतू की जहमत है, साहब यही करेंगे। तो उसने ला किचन में किनारे डिब्बे में पैक कर लिया। जब वो मांगे तो वो बढ़िया सा माचिस, टिक्का वाली माचिस हो, और उस पर प्लेट में रखे और एक साहब को पेश कर दे। तो एक दिन इनको ख्याल आया कि बड़ा जल्दी ले आ रहा है, कि क्या इसने हरकत कर रखी है। तो पन्ना इधर आओ, और इसको जलाओ, और उसको ये बताओ, पहले तो तुम थोड़ा टाइम लगता था तुम्हें लाने में, पर मैं देख रहा हूँ इधर कई दिनों से तुम फौरन सिगरेट दे देते हो। क्या साहब गुस्ताखी माफ़ हो। वो मुझे सुबह सुबह साइकिल लेके जाना पड़ता था वहाँ तक। अब मैंने सोचा पैसा तो साहब आपसे ले ही रहा हूँ, पैसा आप दे ही रहे हैं सिगरेट का भी, तो मैंने ला के उसको मैंने रख लिया है। बोले तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो कि तुम बासी सिगरेट मुझे पिला रहे हो। मैं ताज़ी सिगरेट तुमसे मंगाने के लिए क्या मैं पूरी दुकान मंगा के नहीं रख सकता अपने घर में? सही बात है। तुम बासी सिगरेट पिला रहे हो, वरना ताज़ी लेके आओ, उसको हटाओ, वापस करो, फेंको, वहीं जाके ले आओ। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उनकी बातें, उनकी एक दो नहीं हज़ारों बातें आपको, और
और ये सब बातें जब कोई उनको कभी उनके सामने जिक्र करता था तो उनको बहुत मज़ा आता था, मुस्कुराते थे वो। और बाकी जाहिर है ही वॉज अ लिविंग लेजेंड। यहाँ तक कि जब उनका इंतकाल होने की खबर आई, दिल्ली में कहीं किसी हॉस्पिटल में थे, एम्स में थे। तो आप उस समय इलाहाबाद में थे कि? मैं यही था और खबर आई तो यूनियन हॉल पे खबर आई तो जाहिर है मैं काफ़ी उसमें एक्टिव था अपने स्टूडेंट्स के साथ में। तो हम लोगों ने रात को ही प्रोग्राम बनाया कि कैसे करना है, कैसे लाना है। लेकिन यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ का बहुत ज़्यादा रोल नहीं समझ में आया था, बल्कि वो ये हो रहा था कि आर्मी वालों की कोई गाड़ी मिल जाती है और ट्रेन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, हमें लगता है प्रयागराज थी या कोई और या किसी और ट्रेन में, वो एक लगेज वैन था जो अलग से लगा के लाया गया था। और फिर ये हुआ कि कैसे लाएंगे, तो फिर हम लोगों ने कोशिश की, कोई जैसे उस ज़माने में ये छोटी हाफ ओपन डाला टाइप की ट्रकें होती थी, भट्टे भट्टे की ईंटें वाले, कोई इसको ले आया जाए या क्या करें, क्योंकि गवर्नमेंट से या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ख़ास चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। पजल थे ये लोग भी कैसे क्या करना है। तो फिर ये हुआ कि जब कुछ नहीं है तो मैंने कहा ऐसा करेंगे कि मेरे घर में भी ट्रक है तो मैं उसी पे ले चलेंगे हम लोग। तो सबको राय पसंद आ गई, बजाय इसके कहीं देखे, पर वो ट्रक बड़ी वाली होती थी। तो फिर उसी पे हम लोग फिराक साहब को लेकर के आए थे। और तो जंक्शन पे गाड़ी आई थी उनकी? जंक्शन पे, हाँ, सिविल लाइन साइड में। फिर वहाँ से लेकर के हम लोग यूनिवर्सिटी आए थे, इंग्लिश डिपार्टमेंट पे, क्योंकि वो वहाँ के प्रोफेसर रहे थे। फिर कुछ लोगों ने अपना जो कुछ फूल लेके खड़े थे, कुछ लोग श्रद्धांजलि आपने, कुछ उन्होंने पेश किए। फिर उनके घर की तरफ चले, आखिर में फिर वो रसूलाबाद घाट पे उनको लेकर के गए थे। लेकिन उस वक्त भी जब हम साथ में उनको जनाजे को लेके आ रहे थे तो जो भी लोग थे उनके साथ में वो उनकी बातें ही करते रहे, कोई ना कोई बातें बताते रहे। ये नहीं लग रहा था कि वो कोई गमी का माहौल है या तो या फिराक साहब नहीं है या मिस कर रहे हैं या कोई सदमे में है। तो आज भी जैसे हम लोग बैठ के इतने साल हो गए उस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो लोग भी हम लोग की बातों को सुनेंगे भी उनको भी लगेगा कि कितनी जिंदा दिल शख्सियत थी वो। बहुत बहुत और बहुत रेयर होता है कि फिराक जैसे लोग कहीं। तो मैंने फिराक साहब को देखा, मैंने महादेवी वर्मा जी को देखा, मैंने निराला जी को नहीं देखा, उनकी बातें बहुत सुनी। और क्योंकि मेरा ननिहाल दारागंज बख्शी में ही है, उनका भी रहना वहीं था। और प्रणव जी को तो मालूम है वो तोड़ती पत्थर क्या उनकी बढ़िया चीज़ें, वो भी एक फिराक साहब जैसी शख्सियत वो भी थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर मुझे लगता है कि मैंने जो सबसे मज़े की बात है, मेरी किस्मत थी कि मैंने जोश मलियाबादी साहब के भी कब्र पे मैं फातिहा पढ़ने गया। मुझे मौका मिला 1991 में मैं गया था। तो वो भी और फिराक साहब सब तो बिल्कुल वो, बिल्कुल यही दो लेजेंड, दो दोस्त उस ज़माने की, यही बड़ी शख्सियतें थी। तो यही था। और ज़रूर कुछ और भी लोग जो फिराक साहब से हैं, मैं कुछ नाम दूंगा, उनसे बातचीत करिए, उनकी बहुत सी बातें, नई बातें और भी जो सुनने में आएंगी। अलग से वो सुना दीजिए सर, वो एसी में मतलब ऐसे हम काट लेंगे इसको। जो बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ आपका जो एक बार क्या हुआ कि ऐसा होता था कि जब यूसी डेज होते थे तो उसमें कोई भी फंक्शन हो, कहीं भी हो, तो अगर स्टूडेंट यूनियन के को कार्ड नहीं आया, इनविटेशन नहीं आया, ये मान लिया जाता था कि हम लोग की एंट्री वहाँ पे रहेगी और जहाँ पे वीआईपीज बैठेंगे वहाँ 4-5 सोफे पे हम बैठेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि ज़ोर ज़बरदस्ती होती थी,
पर इतना रिगार्ड्स होता था कि हम्म। मतलब ये अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग हैं, हाँ भाई आइए बैठिए, और लोग शराफत से जा करके बैठते थे। बाद में जब मैं वकालत में भी आया, हाई कोर्ट में भी, तो वो हाई कोर्ट का सेंटेनरी ईयर था, उसमें बिस्मिल्लाह खान साहब ने अपनी शहनाई पेश की थी जी। और करीब से उनको मिलने का, सुनने का मौका मिला। वाह। तो वही जो पुरानी वाली चीज़ें थी, हम्म, बिस्मिल्लाह खान साहब वो जब तक भी उनके वो सुर और ताल और तबला और सब चीज़ें ठीक ठाक वो अपना करते रहे, और ये इतने बड़े लोगों का मजमा, उसमें सारे हाई कोर्ट के जजेस, रिटायर्ड जजेस, सिटिंग जजेस, सीनियर लॉयर्स, इलाहाबाद की डिग्नेटरीज, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग, वो भी जो क्रिकेट ग्राउंड उसी के अंदर था। बिस्मिल्लाह खान साहब ने उस वक्त ब्लैक कलर की शेरवानी पहनी थी और टोपी जैसे वो माशाल्लाह तिरछी लगाते थे, और कान में वो, और ये मैंने भी काली शेरवानी पहन रखी थी अच्छा अच्छा। और टोपी। तो जब नीचे उतरे तो मेरी नज़र पड़ी क्यों उतर रहे हैं ये, तो मैंने कहा चचा आदाब, तो बड़ा गौर से उन्होंने, हाँ वालेकुम सलाम, कैसे हो भैया, बरखुरदार। मैंने कहा क्या कुछ चाहिए क्या, बोले यार वो माचिस चाहिए थी मुझको। तो अब वो, मैंने माचिस कहाँ मिलेगी, अब मैंने अपने एक मित्र थे उनसे पूछा, मनोज मिश्रा उनका नाम था, वो रहे नहीं। तो फिर मैंने कहा, तो मनोज ने कहा बाहर सड़क पे चलते हैं रिक्शे वाले से, तो किसी रिक्शे वाले से माचिस लिया, फिर लेके आए। तो कहने लगे मुझे बीड़ी पीना था, अब इतने बड़े लोगों के बीच में मैं कहीं किनारे में, सही बात है। तो उन्होंने एक बीड़ी पिया, और हमने उसी वक्त वो हाई कोर्ट वाला जो हमारा फोटोग्राफर था उसको इशारा किया कि इधर आओ। फोटो ले लो। तो क्या मौका था, कंधे पे हाथ रख के बिस्मिल्लाह खान साहब के दोनों लोगों ने फोटो खिंचा ली, और वो यूनिक वो चीज़ है। सही बात है। बहुत। तो वो रिक्शा वाला क्या बोला था? रिक्शा वाले ने कहा कि भैया ये बड़े लोगन की आदत है कि सिगरेट तो पिए जरूर, पर माचिस मंगे रिक्शे वाले से। तो बात तो ये सही है कि वो, फिर वो बिस्मिल्लाह खान आपको माचिस भी दे दी गई कि आप रख लीजिए। पर ये क्या लोग थे, क्या लोग थे। अब कहाँ ये ऐसे लोग, इनकी बातें, और वो मैं हाँ सर इन बिस्मिल्लाह खान साहब को घंटों सुना है, और मैं बनारस में उनकी जो कब्र है वहाँ भी गया, हाँ। आत्मान कब्र में जो, और उन्हीं के बहुत अच्छा उनको बना रखा है, उसी में मस्जिद भी है बाजू में, और उसी के पीछे उमराव जान की भी कब्र है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ। देखिए एक बात मैं नहीं, ज़रूर, मतलब अगर मेन रोड से आ जाए फ्रंट से, तो उनका बड़ा बना है, उसके जो मस्जिद है उसके पीछे। तो मैं अपोजिट साइड से आया। हाँ एक बार फिराक साहब ने कहा था जी सर। कि ये फैज़ के लिए इतना बड़ा खैर मकदम, फिराक साहब कभी अपने सामने किसी को सेकते नहीं थे, कोई भी हो। अगर वो अमेरिका का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट भी हो तो फिराक साहब उसको नीचे रखेंगे, पैर की तरफ, उधर बैठ जा, फुर्सत नहीं मिलने की। जब बाद में एक बार एक वाइस चांसलर साहब तशरीफ लाए थे मिलने के लिए, जी जी। तो अंदर चले आए, और वही पन्ना सामने, पहचान गया ये तो वाइस चांसलर साहब आए हैं। घबराए वो, इनका मूड वो अपसेट, कुछ उनको उल्टा सीधा उन्होंने कह दिया। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने कहा साहब बैठ जाइए, बाहर बैठ जाइए, हम कोशिश करते हैं, मिलवाते हैं। फिर कुछ देर के बाद, वरना अभी कुछ लोग आए थे क्या मिलने के लिए मुझसे, देखो हैं कि चले गए, ऐसे मूड। लेकिन वो उन्होंने एक बार जिक्र किया था जब मैं उनको लेके घर छोड़ने जा रहा था, कभी कभी बहुत अच्छी गहराई और बड़ी ऐसी बातें करते थे जो वाकई में, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इंसान के ना रहने के बाद उसके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, बड़ी महफिलें सजाते हैं, लेकिन उसके जीते जी नहीं करते। फिराक साहब कहते थे कि तुमने अगर जश्न फिराक मनाया होता तब तो बात समझ में आती है, यादें फिराक मनाओगे तो उसमें क्या मतलब है। सही तो बात तो अच्छी थी कि आज भी अगर हमें कोई अपने यहाँ ऐसे लोग हैं, डिग्नेटरीज हैं, तो हमें उनके रहते हुए उनको इज्जत और सम्मान इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उनके ना मौजूदगी में उनको याद करना।
वो तो करिए जब करना आपको, और उनके रहते हुए अगर ये प्रोग्राम्स हो तो शायद बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से मेरे वालिद की, क्योंकि बहुत दोस्त थे फिराक साहब, और अक्सर जब कोई नशिस्त हो, कोई मुशायरा हो, कभी घर पे भी होता था, तो अक्सर उनको छोड़ने के लिए या कहीं खाने पे जाना हुआ है तो सब गए, फिर छोड़ने के लिए मैं उनको ज़रूर जाता रहा, और बहुत मानते थे वो। एक बार शमीम जयपुरी साहब से भी उनका तारुफ यहाँ पर हुआ, घरी पे हुआ था, खूब गुफ्तगू उनकी। और शमीम साहब के पास तो मैंने देखा उनको इत्र का एक बॉक्स होता था, जिसमें मुझे लगता है कि 22-24 इत्र होते थे अलग अलग तरह के, और वो इत्र से नहा लेते थे। फिराक साहब को उन्होंने कई तरह के इत्र, ये वाला कैसा है, ये वाला कैसा है, खुशबू लगाई। और शमीम साहब का इंतकाल जल्दी हो गया था, और यहाँ तक कि वो मैं उनका भी साथ मेरा काफ़ी रहा। बेकल उत्साही साहब, आपसे मुलाकात कभी बेकल उत्साही साहब की रही हो, और वो थोड़ा अपनी अवधि में और भोजपुरी में, और वो उनकी जो उनको भी पद्मश्री, और वो भी ये राज्यसभा के मेंबर रहे, बहुत प्रोमिनेंट शायर वो भी थे। नीरज जी से बड़ी उनकी वो होती थी। नीरज जी हिंदी कवि और बेकल उत्साही दोनों लोग आपस में बड़ी वो करते थे। एक बार तो यहाँ पर वो त्रिवेणी महोत्सव में तो गए, उनका प्रोग्राम था, रात हो गई थी, 3 बज रहे थे, खूब ठंड थी, गंगा जी के किनारे। तो फिर जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो ऊपर स्टेज पे मेरे लिए उन्होंने थोड़ी सी वो बूंदिया होती है जो वो पैकेट में शायरों को खिलाया गया होगा तो रखे थे, और फिर ऊपर बुला के उन्होंने बूंदिया खिलाई। वो भी अच्छी चीज़ें उनकी, जो बातें जो भी चीज़। अब आप ये ऐसे लोगों के साथ अगर आप बैठिए कभी, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत। और वो अपने जीवन का पूरा जो सार है, पूरा जो उन्होंने दिन गुजारे हैं, आप उनको अगर कभी थोड़ा सा वो करिए कि शुरुआत हो जाए, तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। अब लेकिन जो जनरेशन है, नई जनरेशन जो आज हम देख रहे हैं, ये पता नहीं क्यों अपने उन पुराने लोगों से भाग रही है, अपने घर में भी भाग रही है। जी। जैसे लग रहा है वो मोबाइल उसकी सब कुछ है, वो मोबाइल सब जानना चाहता है, और अच्छी बात भी है मोबाइल, पर कुछ टाइम अपने बड़ों के साथ बैठ कर के उन पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को ये जानना चाहिए, वो बहुत पे करेगा। फिराक के यहाँ एक नौकर हुआ था, उसका नाम था राम, थोड़ा पहलवान किस्म का था। 20-25 तो उनके लिखित के नौकर रहे हैं, उससे भी ऊपर रहे हैं, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई वो उस समय उसको भी ले जाते, क्योंकि वो खाने पीने का शौकीन था, तो उसको फिराक साहब ले जाते थे कॉफ़ी हाउस, और कॉफ़ी हाउस में अलग से मक्खन मंगाने का भी एक वो है ना, मेन्यू में देख के पढ़िएगा, अलग से बटर, तो वो अलग से उसको 2 मक्खन मंगा के देते थे कि अलग बैठा के उसमें डालते थे। वो इडली होती थी जो अलग से डालने, जैसे ब्रेड टोस्ट मंगाइए तो आप अलग से मक्खन भी मंगा सकते हैं, तो वो उसको यहाँ तक कि अगर कोशिश की जाए थोड़ी सी अभी भी, तो फिराक साहब की जो रोड का नाम बैंक रोड है, मेरे समझ में नहीं आया कि क्यों उसको बैंक रोड का नाम दिया गया, जबकि वहाँ उस रोड के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ रही हैं, और फिराक साहब से बड़ी कौन वहाँ पे चीज़ होगी। कायदे से तो एक रेजोल्यूशन छोटा सा बना करके एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए। बैंक रोड तो चलो फिर भी एक जैसे पुराने समय से रहा, बैंक रोड अच्छा लगा, लेकिन इनको यूनिवर्सिटी में कम से कम एक हॉल या ऑडिटोरियम तो डेडिकेट कर देना चाहिए। हॉस्टल ही तुम डेडिकेट कर दो, या एक हॉस्टल उसके उनके नाम पे कर दो। बैंक रोड तो चलो एक बड़ी कदीमी चीज है, बैंक रोड। आप ये इस बात को मैं बहुत पॉजिटिव वे में कह सकता हूँ कि इंसान और शख्सियत के नाम का असर उन लोगों पर ज़रूर आएगा जो बच्चे वहाँ रहेंगे। बिल्कुल, बहुत फैक्ट बात है भाई, फैक्ट बात फ़र्क पड़ेगा। इसलिए नाम से कुछ ना कुछ ज़रूर बना। रोड भी कम से कम आने वाली जनरेशन उनको याद तो करेगी कि फिराक साहब भी कोई थे, यहाँ रहा करते थे,
उस नाम से, हॉस्टल के नाम से जाने हॉस्टल की- का रोड तो एक अजीब जैसे- चीज हो जाती है, जैसे रोड आज- नाम हो के आदमी पुरानी चीज है वो हो जाए, लेकिन एक कमरे में जैसे आज हॉल या हॉस्टल। आज जैसे वो सलमान साहब आपको लेकर के जब मैं गया वहाँ दारागंज, जी जी तो निराला जी की जो स्टैच्यू थी बहुत खूबसूरत सी थी। जी जी अब तो इन्होंने पता नहीं कैसी सी लगा डाला वहाँ पे ला करके, उसको उन लोगों ने डिमोलिश किया था जी जी रोड चौड़ी करने की उसमें, जबकि वो किनारे थी, किनारे पर थी वो। और अब उन्होंने उसको लगाया है नीचे की तरफ ले जा करके। तो ये जो टाउन प्लानर्स हैं और जो यहाँ के लोग हैं, ये बहुत सी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं इनको कि कोई हम ये सरोकार नहीं है। क्या चीज़ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। तो आज आपने देखा वो कहाँ पे चली गई वो हाँ, statue वो तो नीचे। ऐसा लग रहा है उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। और यहाँ कितनी अच्छी जगह पर वो पहले लगी थी, हाँ, वो अस्तित्व खत्म है उसका, कोई मतलब नहीं रहा। पर कम से कम अगर रहती थी यहाँ पर तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कब उनका जन्म हुआ, क्या वो एक और उनकी दो ही मूर्तियां रही वाकया। हैं, यूनिवर्सिटी में एक आईटी चौराहे पे लखनऊ में। हाँ, आईटी चौराहे पे लखनऊ पे। और उनके भी बड़े ऐसे छोटे मोटे वाक्य उस ज़माने के, लेकिन बच्चों को या आज की जनरेशन को इन सब बातों के बारे में पता नहीं है। जैसे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनने के बाद आए थे, तो बड़ी कोठी वाले सामने राय साहब का घर था, वहाँ पे इनका लंच था, ये वहाँ पर गए थे। तो जाहिर है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और वो घोड़े हॉर्स माउंटेड हाँ, जो पुलिस में है सब वहाँ खड़े थे, और लोग थे, भाई प्रधानमंत्री हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं देश के। तो निराला जी तो बिल्कुल ऐसे ही रहते थे ना, एक धोती, वो भी गंदी हाँ। संदी सी, नंगे पैर, हाँ, हाथ में छड़ी, कोई मतलब नहीं है, बड़े बड़े बाल बड़े-बड़े बिखरे बाल, हुए। हाँ। तो ये गुजर रहे थे, जब देखा वहाँ पे मजमा और गाड़ियाँ वाड़ियाँ ये वो, तो ये रुक गए। अब इन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, तो उन्होंने कहा साहब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे आज खाने पे आए हुए, दावत है। तो अब इनको बस दिल हुआ कि ला हम भी मिल लें और उनको मुबारकबाद दे दें, लेकिन अब ऐसी हुलिया में वो सिपाही पाई वो भाव ही नहीं रहे। उन्होंने जो भी समझा कुछ वो ध्यान नहीं दिया। इन्होंने 2 बार 3 बार कहा कि जाके जवाहर से कहो, जवाहर से कहो निराला आए हैं। तो कुछ एक आध स्टेप अंदर लोग गए कि उनसे कहा कि भाई निराला साहब कोई हैं, वो बता रहे हैं। अब इनका भी वो जो टेम्पर था वो बढ़ गया, भाई हमारा मोहल्ला और यहाँ ये और मिलने नहीं दे रहे पुलिस वाले। तो कुछ वो थोड़ा हीटेड, आवाज़ अंदर तक गई। तो जो राय साहब जिनके यहाँ खाने पर थे, खबर पहुंची, साहब वो निराला जी हैं बाहर। जैसे ही पंडित नेहरू ने ये बात सुनी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बाहर खड़े हैं, वो चप्पल भी छोड़ करके अपनी नंगे पैर भागते चले आए और आके गले लगा लिया। वाह, ऐसे लोग थे उस जमाने में। बिल्कुल। ना इनको वहाँ जाने में कोई शक थी, क्योंकि जानते थे मुझे कौन रोकेगा वहाँ। सही सही। और उनको भी कितना अच्छा सा उन्होंने हाँ, एक एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने सुना तो भागते चले आए। और नेहरू जी की ये तो बात माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपने ज़माने में पोएट्स को, लिटरेचर से जुड़े लोगों को, कवियों को लेकर बहुत सम्मान दिया है। किसी भी जोश के आप किस्से पढ़ लीजिए, फिराक के किस्से पढ़ लीजिए, निराला का आपने बता दिया, सबको सम्मान बहुत देते थे। ये किसी पॉलिटिशियन में बहुत कम मिलेगा आपको, बहुत कम मिलेगा। तो आज आप लोग, हाँ, कोई मतलब नहीं है। आज प्रणव जी ने चंद्रशेखर जी से भी मुलाकात की। ये सब लेजेंड है। और फिर वो आपको मैंने दिखाया इंडियन प्रेस कि यहाँ पे वो मुखबिरी हुई थी। ये इलाहाबाद तो हिस्टोरिकल जगह है, यहाँ तो हर कोने कोने में कोई ना कोई नेता, एमपी आपको 3-3 4-4 प्रधानमंत्री यहाँ इलाहाबाद ने दिया, लोग मिलेंगे यहाँ। और बाकी और बताइए इलाहाबाद कैसा लगा आपको? जो आपने की ये सब किताबें सर, इसके बारे में